अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ पीर की रात और मार्च की 9 तारीख, जबकि पाकिस्तान में मंगल की सुबह और मार्च की 10 तारीख है। नादरीन, मशरक़ वस्ता से इंतहाई ड्रामाई खबरें आ रही हैं। यानी अगर एक तरफ इस जंग की वजह से आज इंटरनेशनल ऑयल मार्केट जो है वहाँ पर तेल की कीमतों में ड्रामाई तरीके से इजाफा हुआ, $120 फी बैरल तक तेल की कीमतें पहुंची। और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया, और उसके बाद फिर मार्केट्स में थोड़ा ठहराव आया। इस पर बात करेंगे। और साथ ही ट्रंप की जानिब से एक और बहुत बड़ा ऐलान ये भी किया गया कि शायद ये जंग खत्म होने वाली है। और ये जंग किस तरह खत्म होने वाली है ये वाज़ेह नहीं है। क्या अमेरिका ने अपने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं? ट्रंप का कहना है कि शायद कर लिए हैं। और ये जो ऐलान है ये बुनियादी तौर पर उस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बाद हुआ, यानी फ़ोन कॉल के बाद हुआ, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान हुई। क्रेमलिन यानी रूसी हुकूमत का कहना है कि ये फ़ोन कॉल अमरीकी दरख्वास्त पर हुई, यानी अमरीका ने दरख्वास्त की और उसके बाद फिर ट्रंप और पुतिन के दरमियान बातचीत हुई। ये बातचीत कोई 1 घंटा जारी रही। और इसके बाद फिर ट्रंप ने बाद में हमारे नुमाइंदों को बताया भी कि पुतिन जो है वो मदद करना चाहते हैं, यानी ही वांट्स टू बी हेल्पफुल, यानी वो मददगार साबित होना चाहते हैं मशरक़ वस्ता में जारी जंग को ख़त्म करने में। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ भी सामने आई। इत्तलात दोनों जानिब से आ रही है, यानी अमेरिका और रूस दोनों की जानिब से ऐसे इत्तलात हैं कि कुछ प्रपोजल्स पर बात हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमेरिका ने अपने अहदाफ, अपना जो इसने एक स्केड्यूल रखा था कि कितने अरसे तक ये जंग जारी रखेंगे, उससे पहले ही हासिल कर लिए हैं। लिहाजा अब शायद उन्होंने ये जंग का अपने अख्ताम के करीब है, ये उन्होंने अमरीकी एक नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा। लेकिन इसके बाद सवालात भी बहुत उठे, क्योंकि इससे पहले व्हाइट हाउस की जानिब से कुछ इस किस्म के इशारे मिले कि ये जंग आइंदा 1 माह तक जारी रहेगी। लेकिन उसके बाद इस बात का ऐलान दो तीन चीज़ों की वजाहत करता है, या दो तीन चीज़ों की तरफ इशारा करता है। एक तो ये कि गुज़श्ता तकरीबन कोई 48 घंटों के दौरान, बल्कि इससे भी ज़्यादा, जब से जंग शुरू हुई है उससे अब तक, इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट 25 से $40 तक बढ़ गई थी। आज एक वक्त ऐसा आया था, जैसे मैंने अर्ज किया, कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें $120 फी बैरल तक पहुंच गई। और उसके बाद फिर क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान इसलिए दिया कि मार्केट्स को ठंडा किया जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स में भी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी मामलात बिगड़े हुए थे। चाहे बात हो एशियन मार्केट्स की या बात हो अमरीकी स्टॉक मार्केट्स की, हर तरफ एक बहरानी कैफियत थी, एक ड्रामाई तब्दीली थी। लेकिन जो ही ट्रंप की जानिब से ये वादे इशारा मिला कि जंग खत्म होने वाली है, तो हमने देखा कि जो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट है उसमें मामलात कुछ बेहतर हुए। यानी तेल की कीमतें 120 से तकरीबन पहुंची थी, उससे नीचे आकर ऑलमोस्ट, अब जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो $90 तक पहुंच गई हैं। उससे पहले 85 तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर दोबारा बढ़ना शुरू हुई। और जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो कोई $90 फी बैरल है। लेकिन तेल की कीमतें चाहे नीचे आए भी, लेकिन दुनिया में इस वक्त तेल की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी महदूद है। वो तेल जो कि इस वक्त सैकड़ों टैंकर्स पर लदा हुआ है, और जो खलीजी ममालिक हैं इनके पानियों में खड़ा है, तो लेकिन चूंकि जो आपने हुर्मुज़ है वो ईरान ने बंद कर रखी है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक नहीं है, जो तेल है वहां से उसका निकलना मुमकिन नहीं है, और उसकी वजह से एक बहरान है। लेकिन अगर ये तमाम ऑयल टैंकर्स यहाँ से निकल भी जाएं, उसके बावजूद भी माहिरीन का ख्याल है कि चूंकि इस जंग में अब तक ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिडल ईस्ट में इतना नुकसान पहुंचा है कि इससे दोबारा बहाली में भी टाइम लगेगा। तो गोया जो बैन अवी मार्केट है इसमें तेल की कीमतों में फ्लक्चुएशन रहेगी, यानी इसमें उतार चढ़ाव जारी रहेगा। जबकि जो स्टॉक मार्केट्स हैं वहां पर भी आज जब सुबह स्टॉक मार्केट्स खुली तो नेगेटिव थी, यानी बहुत ज्यादा नीचे चली गई थी। लेकिन जब ट्रंप ने ऐलान किया तो उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट भी मुस्बत टेरिटरी जिसे कहते हैं उसमें चली गई, यानी वहां पर कुछ थोड़ा बहुत जो मार्केट है ऊपर गई, और उससे कुछ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा। क्योंकि इस जंग ने अगर एक तरफ अमेरिका को यानी एक बहुत बड़े इम्तिहान से डाला हुआ है, और अब तक अमेरिका का जो असर है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। क्योंकि दुनिया में अब इल्ज़ाम ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग इसराइल को खुश करने के लिए की, बल्कि खलीजी ममालिक से अब आवाज़ें ज़्यादा उठने वाली लग चुकी हैं कि जहां पर वो अमेरिका पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने एक मुल्क को खुश करने के लिए इस पूरे खत्ते को जंग में झोंक दिया, और उसकी वजह से सख्त या नुकसान भी इन्हीं ममालिक को हुआ। और इसीलिए यहाँ पर अमरीकी सिफारतकार काफ़ी गैर महफूज हैं। आज इत्तला यह है कि अमरीका ने अपने
जो सिफारती अमला है, मजीद सिफारती अमला वो मिडल ईस्ट से निकालने का हुक्म दिया है। इनमें सऊदी अरब, तुर्की, ये वो दो ममालिक हैं जहाँ से कि इन लोगों को निकाला जा रहा है, सिफारती अमले को। जबकि इराक में इब्रील का इलाका जो है और बगदाद, वहाँ से भी लोगों को निकाला जा रहा है जो अमरीकी सिफारती अमला है। जबकि इससे पहले तकरीबन तमाम मशरक़ वस्ता के ममालिक और पाकिस्तान से भी सिफारती अमला निकाला जा चुका है। तो यहाँ पर अमरीकी सिफारती जो प्रेजेंस है उसमें कमी आई है। अमरीका के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, अमरीका के ऊपर सवालात घर में भी उठ रहे हैं। कल भी मैंने जिक्र किया था कि अमरीका में एक सियासी सतह पर उनकी अपनी पार्टी में उन पर तनकीद हो रही है कि आपने किया क्या, इस जंग की क्या जरूरत थी, क्या इसके बगैर अमेरिका महफूज नहीं रह सकता था। इसीलिए आज डोनाल्ड ट्रंप ने जब अखबारी नुमाइंदों से बात की तो उन्होंने इस बात का खुसूसी तौर पर जिक्र किया कि अगर हम ये जंग ना करते तो ईरान हम पर हमला करने वाला था। लेकिन अमरीकी जरायद और अखबारात इस बात को चैलेंज कर रहे हैं, जहां पर वो कह रहे हैं कि हमें तो जितनी मालूमात मिली हैं, और जो मेंबरान कांग्रेस हैं उनका भी ये कहना है कि जितनी भी मालूमात हमें आज तक दी गई हैं उसमें कहीं भी ये बात साबित नहीं हुई कि ईरान वाकई अमेरिका पर हमला करने वाला था। जहां इस बात के शवाहिद नहीं हैं कि अमेरिका पर ईरान हमला करने वाला था, वहीं अब इत्तलात ये आ रही हैं कि पहले 2 दिनों में जो अमेरिका ने हमले किए और अमेरिका पर हमले हुए, उनमें सिर्फ 2 दिनों में अमेरिका का कोई 5.6 अरब डॉलर खर्च आया। याद रखिए कि आज जंग का 10वां रोज है, जब पहले 2 दिनों में 5.6 अरब डॉलर का खर्च हुआ। और इस दौरान ईरान की जानिब से सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में ड्रोन्स और मिसाइल के हमले किए गए, जो आज भी जारी हैं। आज भी ईरान की जानिब से सेंट्रल इसराइल पर काफी बड़ा एक मिसाइल हमला किया गया, जिसमें कि वहां पर काफी नुकसान के इत्तलात हैं, लोग बीच में जख्मी हुए हैं। इसराइल ने चूंकि एक बहुत बड़ी एक मीडिया ब्लैकआउट किया हुआ है, तो वहां से मालूमात सामने नहीं आ रही कि वहां पर नुकसान कितना हुआ है, लेकिन इत्तलात हर तरफ से एक ही हैं, और वो ये कि यहाँ पर नुकसान इसराइल का भी अच्छा खासा हो रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को कई यहाँ पर जो अमरीकी हैं वो इसको साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के उस बयान से जोड़ते हैं जो उन्होंने 1 मई 2003 को अमरीकी तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन पर खड़े होकर मिशन अकम्पलिश्ड के नाम से ऐलान किया था। ये वो दावा था जो कि झूठा साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद इराक जंग आते आने वाले 8 सालों तक जारी रही, और कहीं 2011 में अमेरिका ने वहां से अपनी अफवाज निकाली और उस वक्त भी मिशन अकम्पलिश नहीं हुआ था। वहां पर आज भी अमरीकी हुकूमत का कहना है कि एक ऐसी हुकूमत है जिसको अमरीका कोई ज्यादा दोस्त हुकूमत नहीं समझता। तो यूं ये जो पूरा एक इतना बड़ा एक क्राइसिस बन चुका है, इस क्राइसिस की जो रेमिफिकेशंस है, इसके जो असरात हैं, वो सियासी बहुत ज्यादा गहरे हैं। क्योंकि मेरी राय में मिडल ईस्ट में और दुनिया भर में अमेरिका काफी तनहा रह चुका है, क्योंकि इसके अपने एलाइज जिसमें फ्रांस, बरतानिया, स्पेन, मुख्तलिफ ममालिक, कोई भी सामने नहीं आया, कोई भी अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हुआ। यानी बरतानिया ने अपना जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है वो मशरक़ वस्ता भेज रहे थे, फिर उन्होंने अपना वो ऐलान भी वापस ले लिया। तो गोया यहाँ पर जो नुकसान है वो शायद अमेरिका का ज्यादा हुआ। हाँ, ये जरूर है कि बेंयामिन नेतन्याहू ने काफी अहदाफ हासिल कर लिए, यानी उन्होंने ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। बम अमरीकी थे, अहदाफ शायद इसराइल के थे ज्यादा, शायद अमेरिका के भी थे, लेकिन ज्यादा मुझे लगता है कि इसराइल के थे। और साथ ही उन्होंने उनकी क़यादत को भी खत्म किया, यानी जो आयतुल्लाह अली खामेनेई को शहीद किया, उनके पूरे खानदान को शहीद किया। ईरानी क़यादत, फौजी क़यादत के काफी जो सीनियर ऑफिसर थे उनको निशाना बनाया। तो ईरान को नुकसान तो काफी पहुंचाया, उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन इन तमाम नुकसानात के बावजूद ईरान ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमरीकी अखबारात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई को अपना नया लीडर मुकर्रर किया या सुप्रीम लीडर मुकर्रर किया, तो उससे उन्होंने अमेरिका और अहल मगरिब को ये जवाब दिया कि हम मुकाबला करते रहेंगे। और यही वो सवाल है जो कि हर जगह पूछा जा रहा है कि ईरान कब तक मुकाबला कर सकता है। 2 दिन पहले मैंने भी इस पर शो किया था कि आखिर कब तक ईरान मुकाबला करेगा, लेकिन ईरान जो है वो कह रहा है कि हमारे पास जंग लड़ने की सलाहियत भी है और हम ये जंग लड़ते रहेंगे। तो गोया यहाँ पर एक ऐसी इंस्टेबिलिटी आई है कि मुझे लगता है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। दूसरा, यहाँ पर इसकी वजह से जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मेरा ख्याल है कि गल्फ मोनार्कीज का है। यानी ईरान का नुकसान तो है ही, जहां पर के तकरीबन 1350 से ज्यादा अफराद शहीद हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर जो गल्फ मोनार्कीज हैं उनका हुआ है। वजह, क्योंकि वहां पर उनके अपने अवाम अपने हुक्मरानों से अब ये सवाल पूछते हैं कि आपने तो 3,000 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट के ऐलान किए थे, लेकिन जब हमें जरूरत थी तो उस वक्त आपके दोस्त कहाँ थे। ये सवाल उठाया जा रहा है। तो अमेरिका की रिलायबिलिटी एज ए पार्टनर, उसके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान का भी एक एक अजीब सा केस है कि यहाँ पर पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी भी है
यानी अब तक, यानी अगर अभी कुछ शहबाज शरीफ साहब या उनकी हुकूमत ने कुछ किया हो, या हमारे फील्ड मार्शल या हमारी फौज की तरफ से कोई ऐसा ऐलान किया गया हो कि जिसमें मुज्तबा खामेनेई को वेलकम किया गया हो या मुबारकबाद दी गई हो, ऐसा बयान कहीं नजर नहीं आया। तो गोया पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा है कि बैलेंसिंग एक्ट रखे। पाकिस्तान अमरीकी और इसराइली जारियत को भी कंडेम कर रहा है, और साथ पाकिस्तान जो अरब ममालिक हैं उनको ऊपर जो की गई जारियत है या उन पर जो हमले हुए हैं उनको भी कंडेम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान न्यूट्रल रहने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन शायद पाकिस्तान का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ, ये इम्तिहान जारी रहेगा। और जो ये पूरा खित्ता है, मेरा ख्याल है कि इसमें इंस्टेबिलिटी अब ऐसी है, यानी यहाँ पर जो जंग है वो तो खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो एक सर्द जंग है वो नहीं खत्म होगी, मेरा नहीं ख्याल। यहाँ पर प्रॉक्सी मिलिशियाज एक मरतबा फिर सर उठाएंगी। यहाँ पर प्रॉक्सी मिलिशियाज एक मरतबा फिर वो कुछ करेंगी जो इस वक्त हिजबुल्लाह इसराइल के साथ कर रहा है। यानी इसराइल ने भरपूर बमबारी की है, यानी कि कोई 5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं लबनान में, लेकिन उसके बावजूद आज भी कम से कम 16 इसराइली जख्मी हुए हैं, जो हिजबुल्लाह की जानिब से रॉकेट और ड्रोन अटैक्स हुए हैं। तो वहां से अटैक्स जारी हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आप लबनान के एक छोटे से मुल्क पर बेतहाशा बमबारी करने के बावजूद भी अगर उस ग्रुप को खत्म नहीं कर सकते, तो आप 9 करोड़ वाले ईरान पर कैसे कब्जा करेंगे, जो कि इसराइल से 32 गुना ज्यादा बड़ा है, या शायद इससे भी ज्यादा, लेकिन कम से कम जहां मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई 32 टाइम्स ज्यादा बड़ा है रकबे में। तो कैसे करेंगे? लिहाजा ये एक प्रोजेक्ट था या प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ है, जंग जारी है। और ये जरूर है कि कुछ मुस्बत अलामात आई हैं, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये मुस्बत अलामात जारी रहेंगी। इस जंग के नतीजे में एक मुल्क जिसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है मेरे ख्याल में वो रूस है। मैंने पहले भी जिक्र किया है, व्लादिमीर पुतिन पॉलिटिकली भी ज्यादा ताकतवर हैं, बल्कि वो अब वेस्ट को ये वार्निंग दे रहे हैं कि मैं तुम लोगों पर सारी गैस जो भी तुम लोगों को मिल रहा है सब बंद कर दूंगा। और अब उनके पास बैकअप भी नहीं है, अगर वो आज बिल्कुल बंद कर दे। वैसे भी, वैसे तो जो यूरोपियन ममालिक हैं उन्होंने रशियन गैस पर इन्हिसार कम किया हुआ है, लेकिन जर्मनी जैसे ममालिक का इन्हिसार आज भी काफी ज्यादा है। तो अगर वो आज भी बंद कर दें तो वहां पर बहुत बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो रूस है उसको बहुत ज्यादा फायदा इसलिए भी हो रहा है कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। एक और फायदा ये हो रहा है कि अमेरिका 2 दिनों में तकरीबन $5.5 अरब से ज्यादा का असलहा इस्तेमाल कर रहा है। ये वो असलहा है जो कि यूक्रेन में आता था और यूक्रेन में रूस के खिलाफ इस्तेमाल होता था। गोया हर वो मिसाइल जो कि ईरान पर फेंका जा रहा है या बम ईरान पर फेंका जा रहा है, ये वो बम है जो कि अदरवाइज यूक्रेन के जरिए रूस पर फेंका जाना था। तो गोया रूस वहां पर भी मजबूत हो रहा है। दूसरा, कि जो यूरोपियन और अमेरिकन जो स्टॉक्स हैं इंटरसेप्टर्स के और दूसरे मिसाइल्स के, उनमें बेतहाशा कमी आई है। इसका भी डायरेक्ट असर रूस की जंग पर होगा। यानी जो यूक्रेन के सदर हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, वो कहते हैं कि मुझे तो आपने कोई 100 इंटरसेप्टर्स दिए थे और उस पर भी आप मुझे कह रहे हैं कि वापस दें, जबकि आपने अब तक इस जंग में कम से कम 2,000 इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल किए। तो जाहिर है कि इसका जंग का असर तो बहुत ज्यादा हर जगह आ रहा है, और इसका असर रूस की जंग पर भी आएगा। इसीलिए आज जब सदर ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की, तो उसमें उन्होंने पुतिन से यह भी कहा कि आप भी यूक्रेन की जंग खत्म करें। क्या ऐसा कुछ मुमकिन है? आई विश के जो मिडल ईस्ट में जंग है, जो ईरान के खिलाफ जारियत है, ये भी खत्म हो, और जो यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग है वो भी खत्म हो, ताकि दुनिया की को और दुनिया की इकोनॉमी को एक मौका मिले कि वो दोबारा बेहतरी ला सके। लेकिन बेहतरी लाना एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब फिलहाल अभी तक किसी के पास नहीं, बावजूद इसके कि मुस्बत इशारे आ रहे हैं। वजह यह है कि अबनाए हुर्मुज अब भी बंद है। अबनाए हुर्मुज बंद रहेगा, ये ईरान का कहना है। लेकिन आज ईरान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। वो कहते हैं कि अरब ममालिक यहाँ पर जितने भी हैं, अगर वो अपने ममालिक से अमरीकी और इसराइली सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दें, तो फिर जो भी मुल्क इन मुल्कों के सिफारतकारों को अपने मुल्क से निकालेगा, उस मुल्क का तेल हम आबने हर्मुज के जरिए जाने देंगे। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ईरान की जानिब से जो ये पॉलिसी अपनाई गई है कि आबने हर्मुज को उन्होंने चोक कर दिया, बंद कर दिया, और उसके बाद फिर आलमी सतह पर एक बड़ा बहरान खड़ा हो गया। तो कहते हैं कि अब जब वो सिफारतकारी के जरिए ये कंडीशंस रख रहा है कि आप अमरीकियों और इसराइलियों को यहाँ से निकालो, तो फिर हम आपको रास्ता देंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद 1974 के बाद एक मरतबा फिर ऑयल को एज अ वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑयल एज अ वेपन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ईरान एक बहुत बड़ी आबी गुजरगाह को एज ए वेपन इस्तेमाल कर रहा है। और अमेरिका बावजूद इसके, सर ट्रंप ने आज भी कहा कि मैं जो है यानी इसको महफूज बनाऊंगा, लेकिन वहां पर आज भी इस वक्त भी सैकड़ों की तादाद में जो बड़े ऑयल टैंकर्स खड़े हैं, उनमें से एक भी ट्रंप के इस बयान पर यकीन नहीं कर रहा। क्योंकि अमरीकी बहरिया का अब तक जो खबरें आई हैं, शायद बाद में फिर मजीद री चली जाएं, लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो कहते हैं कि उनके पास इतने शिप्स नहीं हैं कि इस ट्रैफिक को पूरी तरह मुकम्मल तौर पर महफूज बनाया जा सके। तो गोया यहाँ पर एक क्राइसिस चल रहा है, और ये ऐसा क्राइसिस है जो कि उस वक्त तक रहेगा जब तक कि इसका कोई सियासी
تصفیہ نہ نکلے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس پورے کرائسس کے نتیجے میں ایک ملک پر نظر رکھی اور وہ بحرین ہے۔ بحرین وہ ملک ہے جہاں پر کہ سنی حکمران ہے، شیعہ آبادی جو ہے وہ میجورٹی ہے۔ وہاں پر کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کچھ ڈسٹربنسز شروع ہو رہے ہیں۔ کیا وہاں پر حکومت تبدیل ہو سکتی ہے اس کے نتیجے میں؟ اگر یہاں پر ایسی کوئی تبدیلی آئی تو میرا خیال ہے وہ بھی ایک بہت بڑا اور ڈرامائی نتیجہ ہوگا اس جنگ کا۔ جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے اب امریکہ کے ساتھ اپنے جو مذاکرات کے دروازے ہیں وہ بند کر دیے ہیں۔ جو عباس اراغچی جو ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مزید بات چیت نہیں کریں گے، کیونکہ امریکہ ہمارے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور اس کے بعد پھر بات چیت کے بہانے ہم پر حملے بھی کرتا ہے، تو لہٰذا اب ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اب تھوڑا ذکر یہاں یونائٹڈ نیشنز کا۔ یہاں آج یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کے خصوصی اجلاس ہوا، افغانستان پر بات چیت ہوئی، اور وہاں پر افغانستان کے اندر جو ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر اس وقت چل رہا ہے اس پر بات ہوئی۔ وہاں پر کافی انٹرسٹنگ کامنٹس آئے، لیکن وہاں پر جو امریکی مندوب ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، مائک والٹس، ان کا جو بیان تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں انسانی بحران تو ہے، لیکن طالبان کی سخت پالیسیوں کی وجہ سے جو عالمی امداد ہے جو اس وقت افغانستان کو دی جا رہی ہے یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے، اس کا اثر نو جائزہ لیا جانا چاہیے۔ مائک والٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ طالبان جو ہے ان کی پالیسیز جو ہے وہ ہٹ درمی پر مبنی ہیں، اور یہ کہ وہ خواتین کے حقوق انہوں نے سلب کیے ہوئے ہیں، اور اس لیے یہ معاملات بڑے باعث تشویش ہیں، تو ان کو فوری امداد نہیں دی جانی چاہیے۔ بلکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو یونائٹڈ نیشنز اسسٹنس مشن ان افغانستان یوناما جو ہے، یہ اقوام متحدہ کے ان اداروں میں سے ہے جس کو سب سے زیادہ اس کا بجٹ ہے افغانستان کے لیے، لہذا اس کا اثر نو جائزہ لیا جانا چاہیے۔ تو گویا اگر ایک طرف افغانستان میں ایک انسانی بحران ہے، تو دوسری جانب امریکہ اس کی مخالفت کر رہا ہے کہ ان کو مزید امداد نہ دیں۔ اب افغانستان میں ہو کیا رہا ہے؟ افغانستان میں اس وقت ایک بہت انسانی بحران جاری ہے۔ 17 ملین افغان، تقریباً اس کا ایک تہائی آبادی جو ہے افغانستان کی، ان کے پاس خوراک کی کمی ہے، ان میں خوراک کی بہت زیادہ کمی ہے۔ جبکہ ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کہ ایک تقریباً کوئی 43 لاکھ افغانی، ان کی جانب سے جو خوراک کی امداد دی جاتی ہے اس پر ان کا انحصار ہے، ورنہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو پیسے ہیں وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں اکٹھے ہو رہے۔ ٹوٹل جو بجٹ ان کے لیے رکھا گیا تھا وہ کوئی 1.7 ارب ڈالر کا 2026 کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن پیسے کتنے اکٹھے ہوئے ہیں؟ صرف 10% آف دا ٹوٹل بجٹ، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے، کوئی 17.5 ملین ڈالر۔ اور امداد کی ضرورت کتنی ہے؟ 1.7 ارب ڈالر کی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کے مسائل بڑھنے والے ہیں۔ طالبان کے مسائل ویسے بھی بڑھ چکے ہیں، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جاری اس وقت کشیدگی ہے، ان کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ آج بھی خبریں ہیں، اطلاعات ہیں کہ نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان اور مختلف سیکٹرز میں دونوں جانب سے شدید جھڑپیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور زیادہ اطلاعات نہیں ہیں۔ ایک آدھ جگہ پہ کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر جنگ بھی جاری ہے۔ اور جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، آج ان کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے کہ ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے، یہ جنگ ہم نے نہیں شروع کی، یہ ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اپنا دفاع ہی کریں گے جس طرح کی ان کی پالیسی ہے۔ لیکن پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان سے دہشت گرد پاکستان میں آ رہے ہیں، پاکستان میں جتنے بھی انسٹیبلٹی کے واقعات ہیں ان میں ڈائریکٹ افغانستان انوالوڈ ہے۔ اور افغانستان یہ تو کہتا ہے کہ جنگ مسلط کی گئی ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا واضح ثبوت نہیں دیا کہ جہاں پر وہ یہ بتائیں کہ وہ یہاں پر موجود دہشت گردوں کی پشت پناہی نہیں کر رہے، ان کی مدد نہیں کر رہے۔ اور یہاں پر اب جو معاملات ہیں دونوں ملکوں کے درمیان کافی بگاڑ کا شکار ہیں۔ ثالثی کی کوئی کوششیں واضح نظر نہیں آ رہی، ماں سوائے چین کے، جس کی جانب سے ایک مرتبہ پھر یہی اعلان کیا گیا ہے، دونوں ملکوں سے درخواست کی گئی ہے کہ آپ لوگ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کریں۔ میرا خیال ہے بات چیت ہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے معاملات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ بھی یاد رکھیے کہ ایران جنگ کی وجہ سے، جو ایران پر چڑھائی کی امریکہ اور اسرائیل نے، اس کی وجہ سے بھی جو ملک سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں اس میں افغانستان شامل ہے۔ تو لہذا افغانستان کے لیے مسائل کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ پاکستان میں بیٹھے حکمرانوں کو بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر افغانستان کا راستہ کھلا ہوتا تو پاکستان میں گیس کا کرائسس کبھی نہ بنتا، کیونکہ ترکمنستان گیس پائپ لائن پر افغانستان میں کام شروع ہے، ترکمنستان نے اپنی طرف سے مکمل کر دیا ہے۔ تو یہ ایک اتنا اچھا راستہ ہے، لیکن یہاں پر سیاست اور اختلافات کی نظر ہو گیا ہے پورا پروجیکٹ، اتنا اچھا پروجیکٹ جس سے دونوں ملک فائدہ حاصل کر سکتے تھے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔